हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज का लेक्चर है बिहार बोर्ड 12th के लिए। लिख देता हूं मैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। चलिए आइए ध्यान से देखेंगे हम लोग ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है इसको। ये भारत इज़ माई होम ये क्या है, तो ये एक एक्सट्रैक्ट है बच्चे। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, समरी, इसका पार्ट। ये एक एक्सट्रैक्ट है किसका, तो एक स्पीच का। किसका, एक स्पीच का जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। वो भी कब, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब। चलिए ये सब टोटल बाकी चीज़ें जानेंगे हम तब जब हम जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले टाइटल के बारे में जानेंगे, फिर ऑथर के बारे में जानेंगे, और तब फिर उसके बाद चैप्टर के बारे में जानेंगे, है ना। आपको ध्यान होगा ये बात अबाउट द चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइटल क्या है इसका। तो टाइटल है भारत इज़ माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। कौन सा घर, होम और हाउस में डिफरेंस यही होता है कि होम हम उसको बोलते हैं जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जहाँ से हमारा इमोशन जुड़ा हुआ हो और जहाँ बसने वाले लोग हमारे फैमिली के मेंबर हों, वही हमारे लिए होम हो जाता है। ईंट पत्थर का बड़ा सा बड़ा मकान बना हुआ जिसमें हमारा कोई इमोशन नहीं है, रहने वाले फैमिली के मेंबर नहीं है, और उस जगह से कोई इमोशन नहीं है, हम अपने आप को कहाँ से सुरक्षित महसूस करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो घर हमारे लिए होम नहीं है, सिर्फ वो हाउस है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा, भारत इज़ माई होम, क्योंकि भारत ये जो देश है, ये कंट्री है, उनके लिए काफ़ी सुरक्षित महसूस होता था। उनको लगता था यहाँ बसने वाले पूरे जो लोग हैं सब उनकी फैमिली के मेंबर हैं और यहाँ से उनका इमोशन जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा भारत इज़ माई होम। तो मुझे लगता है कि भारत इज़ माई होम का मतलब आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें अबाउट द ऑथर की। तो अबाउट द ऑथर में हम ऑथर के बारे में जानेंगे। ऑथर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, जरा ध्यान से देखिए। तो इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1897। कैसे याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। ईयर तो आपको याद रखना होगा कि 3 साल पहले, कब, देखिए 1900 आने वाला था, उसे 3 साल पहले, ऐसे याद रखना पड़ेगा 1897। और 8 फरवरी कैसे याद रखिएगा, तो देखिए 6 दिन के बाद छठी मनता है बच्चे का। बोलो हाँ या ना। 6 दिन के बाद बच्चे का छठी मनता है, तो हाँ सर मनता है। क्या आ गया, 14 फरवरी। तो ऐसे याद रखिएगा कि उन्हीं के छठी के उपलक्ष्य में हम लोग 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे तो याद रहेगा ही ना, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। देश कब आज़ाद हुआ भूल जाइएगा, लेकिन वैलेंटाइन डे कब है याद रहना चाहिए। चलिए, तो जन्म कब हुआ उनका, अभी मत कहिएगा कि वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे के दिन छठी था, मतलब जन्म कब हुआ, तो 8 फरवरी। 8 फरवरी 1897। बच्चे ध्यान से देखो, हर आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर करता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी की शुरुआत जो आपको याद रखनी है वो कब से शुरू होती है, जब ये 60 साल के हो गए। जोड़ो इसमें 60 साल, तो आता है 1857, सॉरी 1957। क्या आता है ये, 1957। अब ये 1957 में क्या बने, तो गवर्नर ऑफ बिहार बने। क्या बने, गवर्नर ऑफ बिहार। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ध्यान रखोगे। हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। देखो 5 साल का रेन होता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में 5 साल। तो 1957 के बाद क्या आ गया, 1962। फिर कुछ प्रमोशन दे दीजिए इनको, क्या बन गए, तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। बोलिए आपको कोई दिक्कत है इस बात से, नहीं सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो फिर 5 साल और रहे होंगे ना, हाँ सर 5 साल और रहेंगे। आ गया 67, 62, 5, 67, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। 67 में फिर से प्रमोट कर दो इनको, इनको बना दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बना दो आप इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप क्या बनाओगे, ऑलरेडी बने थे। ध्यान से देखिए, अब डेट याद करना जरूरी है आपके लिए, कब कितने तारीख को ये प्रेसिडेंट बने, मतलब ओथ, शपथ ग्रहण कब हुआ, ओथ कब लिए, शपथ ग्रहण कब हुआ। तो याद रखना होगा आपको 13 ऑफ मई, 13 मई को, 13 मई 1967। 2 साल के बाद 1969, 2 साल के बाद 10 दिन बाकी ही था, बस 10 दिन और अगर रुक जाते, 10 दिन और अगर रुक जाते तो 2 साल पूरा हो जाता। 13 तारीख तक अगर रुक जाते तो 2 साल पूरा हो जाता, लेकिन 10 दिन पहले, मतलब कितने तारीख को, 3 तारीख को मर गए बेचारे, डाइड इन हिज ओन ऑफिस, अपने ही ऑफिस में।
कहाँ? तो प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट थे तो उनका ऑफिस प्रेसिडेंट हाउस में ही होगा ना, तो हाँ सर। और कहाँ? तो दिल्ली की बात है, ये आपको मालूम है अच्छे से। और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 कहाँ हुआ? तो हैदराबाद। ये भी आपको याद रखना होगा। अब एक बात ज़रा मुझे बताओ आप, इनके बारे में जो बातें आप जाने, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है क्या? देखो 57, 5, 62, 5, 67 और 2 साल में 10 दिन बाकी था तो मृत्यु हुई हो गई। लेकिन आप याद रखोगे जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे कब? 57, 5, 62 में, ऐसे याद रखोगे आप बच्चे। एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको स्पीड कम कर सकते हो, आप प्लेबैक स्पीड कम करके आप देख सकते हो इसको, अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो। अब ध्यान से देखिए इधर 1962 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने, जस्ट 1 साल के बाद 63 में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप भूलेंगे नहीं। भारत रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया कब? 1963 में, 1 साल के बाद। कब? वाइस प्रेसिडेंट बनने के नेक्स्ट ईयर में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जरा ध्यान से देखिएगा, 69 में तो इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये प्रेसिडेंट कब बने? 1967। शपथ ग्रहण किस दिन हुआ? तो 13 मई को। तो जाहिर सी बात है ये जो चैप्टर है, जो स्पीच है, ये स्पीच वो कब दिए होंगे, कितने तारीख को? तो जाहिर सी बात है 13 मई 1967 को। अब आप और कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सेकेंड कौन थे? तो डॉक्टर शाहरुख खान, SRK, सॉरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे याद रखोगे आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रहेगा ना आपको? हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा सर। मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कुछ, कोई बात नहीं है, चलो। सेकेंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके पहले कौन से थे? तो फर्स्ट डॉक्टर राजू रस्तोगी, नहीं राजेंद्र प्रसाद, अच्छा ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो याद होगा आपको जरूर। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर वी गिरी। अब एक बात बताओ, पूछा जाएगा आपसे कि थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, क्या पूछा जाए आपसे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। जरा ध्यान से देखिए, इनके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदू थे, दोनों में से कोई भी मुस्लिम नहीं थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो टोटल में नंबरिंग कितना था इनका? 3rd नंबर प्रेसिडेंट थे। और मुस्लिम कितने नंबर प्रेसिडेंट थे? तो पहले प्रेसिडेंट थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़। हाँ सर, समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, इनके बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नेशनलिस्ट भी थे, याद रखेंगे आप। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, हाँ सर वो भी याद रहेगा, फ्रीडम फाइटर भी थे। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है एजुकेशनिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट। चलो, ये 3 बातें इनके बारे में आप याद रखोगे। अबाउट द ऑथर मोर देन इनफ हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हालांकि स्क्रीनशॉट मत लेना, आप आराम से बैठ करके दूसरी बार वीडियो को देखना, तब नोट्स बनाना अच्छे से। पहली बार वीडियो को शांति से देखो सिर्फ। चलिए अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर की। मतलब इस चैप्टर क्या है? तो स्पीच जो दिए थे उन्होंने, जो स्पीच दिया उसी को अगर हम लोग पढ़ लें, समझ लें, तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस चैप्टर में, मतलब इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे पहले, मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी पद पे जब जाते हैं, किसी भी पोस्ट पे, तो उससे पहले जिनको हटाया गया रहता है, आपको इलेक्ट किया गया रहता है, तो आप चंद शब्द कहते हैं किनके बारे में? जो जा चुके होते हैं उनके बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा भारत इज़ माई होम, ये भारत क्या है? मेरे लिए मेरा घर है। सबसे पहले वो ग्रीट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और कहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो प्रेसिडेंसी को दिया है, अ लॉट ऑफ इरुडिशन, मतलब बुद्धि, बहुत विवेक, बहुत सारे ज्ञान दिए हैं। एजुकेशन में बहुत सारे ज्ञान दिए हैं उन्होंने। किसने?
इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किससे पहले? डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले। तो कहते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंसी को बहुत कुछ दिया है, ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जो कहीं पर इसको मैच नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड। बच्चे, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा घबरा जाना। ओवरवेल्म, जैसे देखते हो ना, कहीं अचानक से अगर स्टेज पे चढ़ करके भाषण देना पड़ जाए अचानक से जा करके, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है, दैट इज कॉल्ड ओवरवेलमिंग। तो कहते हैं कि आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड, मैं क्या हूं? तो थोड़ा सा घबराया हुआ हूं। द रीजन यू हैव इलेक्टेड मी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। एक प्रेसिडेंट का ऑफिस, एक प्रेसिडेंट का पोस्ट, भारत मतलब एक कंट्री के सबसे टॉप पोजीशन, टॉप ऑफिस का पोस्ट होता है ये। तो कहते हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज यू हैव इलेक्टेड मी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, सो आई एम नर्वस दैट वेदर आई विल बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस। तो वो चिंता में है कि पता नहीं कि आप लोगों ने मुझे इस देश के सबसे बड़े ऑफिस के लिए चुना है, तो क्या मैं इस पे आपके उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं, इस बात के लिए थोड़े से घबराए हुए हैं। फिर वो थैंक्स कहते हैं किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उनसे कहते हैं कि उन्होंने क्या दिया है प्रेसिडेंसी को? बताया मैंने आपको, अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड एक्सपीरियंस विच कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ये सब चीजें दी हैं किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसको? प्रेसिडेंसी को, जो मैच नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं लॉयल रहूंगा। आई टेक ओथ, मैं कसम खाता हूं, आई टेक ओथ दैट आई विल बी लॉयल, मतलब मैं वफादार रहूंगा। आई विल बी लॉयल टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। एंड आई विल बी लॉयल टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के साथ साथ भारत के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है यहाँ, उनके प्रति भी ये क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि एक कसम मैं खुद से खाना चाहता हूं, खुद को बताना चाहता हूं कि आई टेक ओथ ऑन माई ओन। तो ये क्यों कसम खा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें मैंने बताया है कि भारत में सिविलाइजेशन तो एक है लेकिन कल्चर बहुत सारे हैं। तो कहते हैं कि आई विल वर्क फॉर द टोटलिटी ऑफ इंडियाज डिफरेंट कल्चर। कहते हैं कि मैं अपना सर्विस दूंगा, मैं अपना हर पूरी एफर्ट लगाऊंगा कि यहाँ जो डिफरेंट कल्चर है उन सब कल्चर को एक करके रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये एक करके रखने का क्या मतलब है? कि सब लोग को कहेंगे कि कल्चर एक ही कर लीजिए अपना, नहीं, डिफरेंट कल्चर है वो तो अलग रहेगा, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नाम सुने हो आप? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उसमें क्या है? यूनिटी है, एकता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चर अलग अलग होंगे लेकिन सबको एक करके रखने की जिम्मेदारी वो खुद से लेते हैं बच्चे। पल्ले पड़ी बात। फिर वो कहते हैं कि आपके मन में एक सवाल होगा, बिल्कुल होना चाहिए भी और था भी आपके मन में एक सवाल, कि आखिर उन्होंने क्यों कहा भारत इज माई होम? क्यों कहा उन्होंने भारत इज माई होम? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं आपसे कहूँगा भारत इज़ माई होम, इसका मतलब है कि ये भारत मेरे लिए मेरा क्या है? घर है। तो फिर यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो सब मेरे लिए क्या हैं? फैमिली के मेंबर हैं। बोलो हाँ या ना? तो हाँ सर, ये सब के सब क्या हो गए? फैमिली के मेंबर हो गए। तो फैमिली का जो मुखिया होगा, फैमिली का जो मुखिया होगा वो कभी भी अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब, वेयर इट कम्स अबाउट द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री, मतलब जब भी जन कल्याण की बात होगी, जब भी उत्थान की बात होगी, जब भी डेवलपमेंट मतलब उन्नति की बात होगी, आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी बेसिस, मतलब वो किसी भी आधार पर वो भेदभाव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक गार्जियन अपने बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करता है, किसी भी बेसिस पर नहीं, ऑन नो बेसिस, किसी भी आधार पर नहीं। किसी भी बेसिस कहने का मतलब ना तो कास्ट के आधार पर, ना तो कलर के आधार पर, ना रीजन के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, है ना क्रीड के आधार पर, न ही जियोग्राफिकल एरिया, रीजन हो गया, जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर, किसी भी आधार पर मैं उनके साथ भेदभाव नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने क्या कहा? भारत इज माई होम। और ये भारत क्या हो गया? मेरे लिए मेरा घर हो गया। मतलब अब मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के साथ अपना पूरा 100% एफर्ट लगाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि एजुकेशन एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है। बच्चे ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कहा? एजुकेशन एकमात्र
इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज़ के लिए? तो कहते हैं नेशनल कैरेक्टर तैयार करने के लिए। हाँ बच्चे, नेशनल कैरेक्टर, एक इंसान को इंसान बनाना चाहते हो, उसे देश के लिए रिसोर्स बनाना चाहते हो, तो एकमात्र सूत्र है, एकमात्र फॉर्मूला है क्या? कि एजुकेशन मिलना चाहिए उसको, तभी जाकर के वो रिसोर्स बनेगा। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने, इसमें कोई दो मत नहीं है। एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू मेक नेशनल कैरेक्टर, टू बिल्ड नेशनल कैरेक्टर। बच्चे उसके बाद उन्होंने एक इतनी खूबसूरत और इतनी इंटरेस्टिंग बात कही है, आप भी सोचोगे कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क के कितने एस्पेक्ट हैं, कितने पहलू हैं? काम करने के दो पहलू होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल एस्पेक्ट और दूसरा होता है सोशल एस्पेक्ट। बच्चे आप सभी जानते हो कि इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे ध्यान से सुनो, मैं पढ़ाता हूं, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, ये मैं अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहा हूं, लेकिन मैंने लॉकडाउन के बाद 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने तक बिना किसी, आप लोग समझ ही रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो वो था मेरा सोशल। वो कौन सा पहलू था? सोशल। और जब पेमेंट लेकर के मैं पढ़ाता हूं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। लेकिन इसको इस लेवल पे जाकर के हम लोग नहीं देखेंगे, इसको हम लोग सिंपल लेवल पे देखेंगे। क्या? तो वो ध्यान से देखिए। अब एक बात बताओ बच्चे, कि हम वर्क करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं कहीं पर जाकर के, या फिर मैं अपना इफर्ट लगा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? अपने लिए या आपके लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर कहता है कि वो आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो वो गलत। सिंपल सी बात है, आपके लिए अगर पढ़ा रहा हूं तो आप पेमेंट करना बंद कर दीजिए, लाइफ टाइम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, तो वो हो जाएगा सोशल। लेकिन मैं अपना कौन सा काम कर रहा हूं? इंडिविजुअल काम कर रहा हूं। बच्चे अब एक बात बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो अपने लिए कि सोसाइटी के लिए? अपने लिए पढ़ रहे हो। ध्यान से देखो इधर, आप एजुकेटेड होगे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड होगे तो जाकर के जॉब मिलेगा तुम्हें? तो हाँ सर जॉब मिलेगा मुझे। इसका मतलब है कि पैसे कमाओगे आप? तो हाँ सर बिल्कुल कमाऊंगा मैं, अर्निंग बढ़ेगा आपका। और उसके बाद आप क्या फ्री हो जाओगे या नहीं होगे? तो हाँ सर बिल्कुल हो जाऊंगा फ्री। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, चलो इधर इसको देखते हैं एक बार। ये क्या है, क्या कहने का मतलब है? अगर आप पढ़ोगे इंडिविजुअल वर्क कैसे पूरा होता है, जरा ध्यान से देखना, ये स्टेप वाइज पूरा होता है। आप इंडिविजुअल वर्क करते हो तो सबसे पहले आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है, बोलो हाँ या ना। आप पढ़ते लिखते हो तभी तो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, आपको समझ में आता है कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए आपको। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हाँ सर आता है। जॉब मिलता है, आप अर्न करने लगते हो तो आपको लगता है कि नहीं कि हाँ चलो भाई अब मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। और जैसे ही अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फ्री भी हैं, बोलो हाँ या ना। आप आज़ाद हो ना। आपको पूछना पड़ता है क्या घर में हर चीज़ के लिए? पैसे खर्च करने से पहले पूछना पड़ता है? नहीं, नहीं पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप फ्री हो। अब देखो, जब ये 3 पूरा हो जाता है, जब तक आप फ्री नहीं होगे तब तक आप सोशल वर्क नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि सोशल वर्क करने के लिए इंडिविजुअल वर्क का पूरा होना बेहद जरूरी है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये दोनों ही काम म्यूचुअली फ्रूटफुल हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप कहोगे कैसे? तो सिंपल सी बात है देखो, कहने का मतलब है कि ना तो हम इंडिविजुअल वर्क को अवॉइड करके सोशल वर्क कर सकते हैं, और ना ही सोशल वर्क को अवॉइड करके सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करके जीवन जी सकते हैं। नहीं, दोनों को ही साथ लेकर के चलना पड़ता है। सोशल वर्क करने के लिए बेहद जरूरी है कि इंडिविजुअल पूरा हो, और इंडिविजुअल वर्क अगर आप स्मूथली लंबे वक्त तक करना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी में सर्वाइव करना पड़ेगा, इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यही कहते हैं कि दोनों ही म्यूचुअली फ्रूटफुल है और दोनों ही बेहद ज़रूरी है। जब एक पूरा होगा तभी दूसरा होगा। कहने का मतलब है कि आप एक के सहारे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप में से किसी के मन में ये सवाल उठे कि सर इंडिविजुअल वर्क करके रह सकते हैं, सोशल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सवाल मन में आए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली वो कहते हैं कि देखिए, मैं तो अपना पूरा इफर्ट लगाऊंगा 100%, और मुझे उम्मीद है कि आप मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, ये आप अपना 100% इफर्ट लगाएंगे, तब जा करके हमारा जो सपनों का एक भारत है वो बन पाएगा। देखो बच्चे, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज ऊपर से बन करके आते हैं ना, उनके बनने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको इम्प्लीमेंट हम लोग ही करेंगे।
वहाँ से इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, सक्सेसफुल होने देना है या नहीं ये हमारे हाथों में है, हम डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, अगर बताओ स्वच्छता अभियान जो चलता है, स्वच्छ भारत अभियान, अगर डिसाइड कर लें हम 500 लोग मिल करके, जितने लोग अभी हम लोग हैं यहाँ पे देखने वाले इस प्लेटफॉर्म पे, कि नहीं मुजफ्फरपुर को साफ़ नहीं होने देंगे, जैसे ही सफाई कर्मी आएंगे, वो कचरा का वो वैन होता है लेकर के जब बढ़ेंगे, नहीं देंगे उनको कचरा ले जाने के लिए, जैसे ही वो चले जाएंगे फिर रोड पे फेंकेंगे, हम लोग डिसाइड कर लें, कभी साफ़ होने देंगे हम, नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब है कि हम अपना इफ़र्ट, तो मैं तो अपना इफ़र्ट 100% लगाऊंगा इस देश की तरक्की के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारे जो लोग हैं वो अपना इफ़र्ट पूरी ईमानदारी से लगाएंगे, तब जा करके हम एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम लोग। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ऑथर, कौन है इस चैप्टर का ऑथर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन है दिस चैप्टर इज अ स्पीच, ये चैप्टर क्या है? तो स्पीच है। पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आप पढ़े थे वो क्या था? एस्से था, ये क्या है? स्पीच है। तीसरा पॉइंट है फॉर्मर प्रेसिडेंट, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब इनसे पहले कौन प्रेसिडेंट थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेटर प्रेसिडेंट कौन थे? लेटर मतलब उनके बाद कौन बने? तो डॉक्टर वीवी गिरी। फिर आप देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक प्लेस एज डैश इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वो क्या चीज़ के लिए प्लेस लिए हैं, शपथ ग्रहण क्या चीज़ के लिए किए हैं? तो एज अ प्रेसिडेंट, आंसर नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए प्रेसिडेंट। हु कोटेड, किसने कहा भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली मेंबर्स, किसने कहा कि भारत इज़ माई होम, मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली के मेंबर है, किसने कहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। वॉज ही अ फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम फाइटर थे या एक एजुकेशनिस्ट थे? तो आप जवाब क्या दोगे? बोथ, दोनों ही थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड ही डिलीवर द स्पीच, कब दिया उन्होंने ये स्पीच? तो आप साफ साफ कहोगे कि 13 मई 1967, जब वो प्रेसिडेंट बने तब। व्हाट इज़ द नेशन बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट? एजुकेशन, मैंने बताया आपको। इन दिस स्पीच ही फील्स ट्रेमेंडस ऑब्लाइज्ड, इस स्पीच में वो किसका आभार प्रकट करते हैं सबसे ज़्यादा? तो पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोगों ने ही चुन करके उनको वहाँ बिठाया है। ही विल बी लॉयल टूवर्ड्स, किसके प्रति वफादार रहेंगे? पीपल ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति और भारत के संविधान के प्रति। ही वॉज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या थे? 12 नंबर पे देखिए, ही वॉज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे लेकिन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फिर है 13 नंबर पे देखिए, वर्क ऑन माई सेल्फ मीन्स इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क का मतलब ही होता है खुद का वर्क। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।